Why we called it brain of the cell? Because in our body, which part of the body control our activity, mister? Which part of the body control our activity? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Start with the greatest name of Allah, who is Rahman and Rahim, who is the king of all kings and who created the whole universe. It's a great opportunity for me to stand in front of you and represent my topic, which is about nucleus. I feel proud and deeply grateful to Allah to giving me this confidence, strength, and ability to speak front of such as respected audience. So now allow me to introduce myself. My name is Baitullah Afridi. I'm the son of Haji Alifan Afridi, and I proudly belong to Zahakhel clan of the Afridi nation, and one of the most respected clan in the Afridi nation. So now I'm coming to my topic. I would like to explain in Urdu. ये हमारे साथ इंसान की जो किडनी होता है वो है, इसमें हमारे साथ एक छोटा सा सेल है और इस सेल को मैंने ठीक किया, इसको मैंने ले लिया और ये मैंने माइक्रोस्कोप पर बड़ा किया। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? एक छोटा चीज को बड़ा करना। और कौन सा माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर मैंने इसको क्या किया? बड़ा किया। जब ये सेल मैंने उठाया और इधर मैंने इसको बड़ा किया तो इसने मुझे इस तरह शेप दिया। ये इंसान यानी एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल में हमारे साथ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होता है सेल में, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस. So now I'm going to explain a nucleus because it's my topic. It's my topic today. So first of all, I would like to give you general information about nucleus. First, the discovery of nucleus, यानी हमारे साथ जो न्यूक्लियस है ये किसने डिस्कवर किया था? ये हमारे साथ रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। Why we called it brain of the cell? Because in our body, which part of the body control our activity, mister? Which part of the body control our activity? Brain. So that's why if we talk about the cell, if we look cell, so in a cell there is one organelle which is called nucleus, and all activity controlled by nucleus. So now I'm going to define nucleus. It's a double membrane bounded organelle which is found in eukaryote cell, and their work is cellular activity. और इसके ये हमारे साथ न्यूक्लियस है, इसका काम क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब ये है कि इसके दो लेयर है इस पर, और दो लेयर के बाद ये काम क्या करता है? मैंने तो आपको पहले भी बताया कि ये सेलुलर एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है और ये परफॉर्म करता है। तो इस तरह इस न्यूक्लियस में हमारे साथ जो सेलुलर एक्टिविटी है वो ये न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। अब हमारे साथ इसका लोकेशन किधर होता है? सो एन एनिमल इट्स इन सेंट्रल, एन एनिमल सेल इट्स सेंट्रल, यानी हमारे साथ ये देखो ये एनिमल सेल है, तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रल में प्रेजेंट है। बट इफ यू टॉक अबाउट प्लांट सेल, so there is present in a peripheral mean near to the wall, यानी प्लांट में हमारे साथ सेंट्रल में नहीं होगा, ये क्या होगा? ये साइड पर होगा। तो ये न्यूक्लियस का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था। अब मैं जाता हूँ न्यूक्लियस के जनरल इंफॉर्मेशन, और जो एमसीक्यूज के पॉइंट बहुत आ सकते हैं।
जो हम पहले कहते हैं मोनोन्यूक्लियड, वो सेल जिसमें एक न्यूक्लियस हो। जैसे ह्यूमन सेल के बात अगर हम करें तो उसमें स्पर्म सेल है जिसमें कितने सेल न्यूक्लियस है? 1 न्यूक्लियस है। अगर हम बात करें बाइनोन्यूक्लियड, सो बाइनोन्यूक्लियस उधर 2 न्यूक्लियस होता है। और 2 न्यूक्लियस के बाद अगर हम करें वो टेरामीशियम की बात करें, टेलोफेज की बात करें, तो उधर कितने होता है? 2 होता है। अगर हम बात करें मल्टी न्यूक्लियड, जो यानी एक सेल है उसमें मल्टी न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसको हम मल्टी न्यूक्लियड कहते हैं। और वो अगर हम बात करें स्केलेटन मसल्स, उसमें हमारे साथ मल्टी न्यूक्लियस होता है। और उसके अलावा जो है ना पंजाई में हमारे साथ मल्टी न्यूक्लियस होता है। और एक है जो इनोन्यूक्लियड है जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं हो, यानी उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो। वो कौन सा है? रेड ब्लड सेल। बट रेड ब्लड सेल में एक कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ये है कि रेड ब्लड सेल जब अनमच्योर होता है, यानी वो मच्योर नहीं होता, तो उस वक्त न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन जब रेड ब्लड सेल मच्योर होता है, मच्योर फॉर्म में आता है, तो उधर न्यूक्लियस क्या होता है? खत्म होता है, यानी न्यूक्लियस वो उससे न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट आ सकते हैं। अब मैं आता हूँ न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की तरफ। ये हमारे साथ जो है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन ये जो है ना न्यूक्लियर पोर्स है। और इसके अलावा जो है ना ये न्यूक्लियोलस है, ये उसके मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। और इसके अलावा जो है ना ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब मैं एक एक स्ट्रक्चर की पॉइंट बताऊंगा कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है। तो पहले मैं आता हूँ न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर हमारे साथ गेट की तरह इस्तेमाल होता है, दरवाजे की तरह। अगर हम बात करें, अगर मैं इस कमरे को एंटर होना चाहता हूँ, तो पहले किधर किस दरवाजे से एंटर होऊंगा? इस दरवाजे से मैं एंटर होऊंगा, और इस दरवाजे से मैं एंटर होऊंगा तो उधर एक स्ट्रक्चर होगा जो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियर पोर्स हमारे साथ ये मटेरियल जो है ना एक जगह से दूसरी जगह, यानी अगर हम बात करें जब न्यूक्लियस को किसी न्यूट्रिशन की जरूरत हो तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको देता है, लेकिन किसके जरिए? न्यूक्लियर पोर के जरिए। अगर न्यूक्लियस में कोई डीएनए या आरआरएनए या मैसेंजर आरएनए वो बाहर निकलता है, तो किसके जरिए से निकलता है? न्यूक्लियर पोर के जरिए से। अब हम बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है, यानी इसमें तो 2 मेम्ब्रेन होते हैं ना, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका काम ये है कि ये कंटेन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिला होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? वो न्यूक्लियर ल्यूकोप्लाज्म से क्या होता है? कंटेन होता है, यानी उससे मिला होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे साथ ये आरआरएनए यानी इसका रिप्रोडक्शन करता है और ये बनाता है। और इसके अलावा जो है ना न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ हेरिडिटी जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे डीएनए और क्रोमोसोम, क्रोमेटिन। अब मैं आपको इस कंसेप्ट भी आपको मैं समझाऊंगा कि जब हमारे साथ क्रोमेटिन होता है ना, तो क्रोमेटिन किस से बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन। वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जब मिल जाता है तो क्या बनाता है? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जब कन्वर्ट हो जाता है कंडेंस फॉर्म में, वो क्या बनाता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम फिर किस चीज में मदद देता है? डिवीजन में। यानी हम इसको देख सकते थे कि ये अभी डिवीजन है। तो ये मेरा शॉर्ट लेक्चर था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। If you have some question, you can ask. आपने कहा कि न्यूक्लियस जो है ये सारा एक्टिविटी काम करता है, लेकिन बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस है। ये बहुत आम क्वेश्चन है। हम ये पॉइंट मेरे जहन से निकल भी गया। ये जो हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट करता है, ये किसके जरिए से करता है? ये हम न्यूक्लियस, और यानी यूकैरियोट में हमारे साथ न्यूक्लियस मौजूद होगा और प्रोकैरियोट में हमारे साथ न्यूक्लियस नहीं मौजूद होगा।